अब हम बात करेंगे पादप जीनोम में इस टीडीएनए का समाकलन किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो देखो टीडीएनए का समाकलन कैसे होता है। हम बात करें कि जैसे अपन एक बार नॉर्मल केवल इस बैक्टीरिया को ही ध्यान में रखते हुए बात कर लेते हैं कि ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया किस पर अटैक करेगा साहब। हम बात करें ये बैक्टीरिया अटैक करेगा किस पर, प्लांट सेल पर। ये क्या है, प्लांट सेल। ठीक है, अब सुनो, ये बैक्टीरिया है और ये प्लांट सेल है और ध्यान रखना ये इसका सामान्य जीनोम है। ठीक है, अब सुनिए क्या होगा कि बैक्टीरिया ने पादप कोशिकाओं पर अटैक किया। जब पादप कोशिकाओं पर अटैक करता है बैक्टीरिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ये अपने इस प्लाज्मिड को किस में एंट्री करा देगा, इस प्लांट सेल में एंट्री करा देता है। ठीक है, और इस प्लांट सेल में एंट्री करने पर ये क्या इसमें एंट्री कर गया, वेक्टर। ठीक है, और प्लांट सेल में प्रवेश करने के बाद पता है ये टीडीएनए क्या होता है साहब, रेप्लिकेशन करता है। यानी ये क्या है, मान लो टीडीएनए, और ये टीडीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन करने के बाद ये टीडीएनए कैसा होता आता है, ध्यान रखना, डबल स्ट्रैंडेड। आई बात समझ में। यानी वेक्टर है, वाहक है या प्लाज्मिड है, ये किस में एंट्री कर गया, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में एंट्री करते ही टीडीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के बाद ये क्या हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। और डबल स्ट्रैंडेड जैसे ही होगा, क्यों, क्योंकि प्लांट सेल है, इसका जो डीएनए है वो ऑलरेडी कैसा है साहब, द्विरज्जुकीय डीएनए है। तो इसके साथ यदि इसको अपने आप को ज्वाइंट करना है तो ये स्वयं भी कैसा होना चाहिए, डबल हेलिकल होना चाहिए साहब। ठीक है ना, या द्विरज्जुकीय। अब एक चीज और ध्यान रखना कि टीडीएनए यानी प्रत्येक सेल, यानी ये कोई सेल है या एक सेल है और प्रत्येक सेल में टीडीएनए है ना बेटा। एक चीज और याद रखना कि इस टीडीएनए की 1 से 12 क्या बन सकती हैं, यानी रेप्लिकेशन के द्वारा एक सेल में 1 से 12 फोटोकॉपी या प्रतिलिपि क्या हो सकती हैं, बन सकती हैं या उपस्थित हो सकती हैं। समझ गए। अब देखो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं साहब। क्या एक कोशिका में टीडीएनए की लगभग कितनी फोटोकॉपी हो सकती हैं, 112 फोटोकॉपी हो सकती हैं। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद क्या होगा कि जो डीएनए है ना, अपन ने मान लो वांछित डीएनए डाला या जो भी कोई सा भी डीएनए है, तो वो क्या होगा साहब, अब ये डीएनए है, ये डीएनए सीधा इसमें ट्रांसफर होगा क्योंकि इसका नाम ही क्या है, टीडीएनए है। और ये जब ट्रांसफर होगा तो इस डीएनए पर हमने, देखो एक चीज़ और याद रखना, हमने क्या किया था कि जब इस बैक्टीरिया का अटैक इस प्लांट सेल पे करवाया था ना, तो अपन ने क्या किया भाई, देखो याद रखना, ये माना हमारा क्या था, प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड का क्या है, टीडीएनए क्षेत्र। इस क्षेत्र पर हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं। ठीक है, और कट लगाने के बाद इसमें हमने क्या जोड़ दिया था, वांछित डीएनए। इसका मतलब वो वांछित डीएनए क्या है साहब, यहां पर भी है, ये लो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वांछित डीएनए है ना, ये वांछित डीएनए किस में एंट्री कर, क्योंकि टीडीएनए पर तो हमने कट लगा दिया। हमने क्या किया, इस टीडीएनए पर जो ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई जीन था ना, टीआई जीन, इस टीआई जीन को हमने काट दिया और काटकर इसकी स्थान पर क्या जोड़ा, वांछित जीन या वांछित डीएनए। तो ये रहा वो वांछित डीएनए। इसका मतलब टीआई जीन तो इसमें है ही नहीं। इसका मतलब टीआई जीन नहीं है तो नॉर्मल सी बात है साहब, इसके द्वारा डिजीज तो पैदा होगी नहीं। अब इसमें क्या हुआ, इसका मतलब ये जो वांछित डीएनए ये सीधा इसमें एंट्री करेगा और इसमें एंट्री करने के बाद ये जो वांछित डीएनए है वो इसके नॉर्मल डीएनए के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा।
ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि जब इसका नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेट होता है तो वांछित डीएनए भी रेप्लिकेट होता है। जब इसका नॉर्मल डीएनए अपने लक्षण प्रकट करता है तो इसका वांछित डीएनए भी लक्षण प्रकट करेगा। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए हमने ये मान लेते हैं कि ये जो वांछित डीएनए है ना, ये क्या था, या तो ये नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन स्त्रीकरण की क्षमता थी, और या फिर इसमें हम बात कर लेते हैं साहब क्या था, नाइट्रोजन, या फिर इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता थी। कैसी? रोग प्रतिरोधी क्षमता। अब हमने देखा कि ये जो वांछित डीएनए जिसमें या तो नाइट्रोजन स्त्रीकरण क्षमता थी या रोग प्रतिरोधी क्षमता थी, वो किस में एंट्री कर गया? इस न्यूक्लियस में। और इस न्यूक्लियस में एंट्री करने के बाद तुम्हें पता है क्या होगा साहब, कि इस प्लांट सेल में भी नाइट्रोजन स्त्रीकरण की क्षमता पैदा हो जाएगी। रीजन, क्योंकि इसमें वांछित डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है तो अपने लक्षण भी क्या करेगा? प्रकट करेगा। या फिर ये क्या होगा साहब, ये सेल रोग प्रतिरोधी क्षमता वाली होगी। रीजन, क्योंकि अगर इस सेल में ये वांछित डीएनए है और इस वांछित डीएनए में कौन सी रोग प्रतिरोधी क्षमता है, तो वो रोग प्रतिरोधी क्षमता इस सेल में भी क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाती है। अब हम क्या करते हैं कि इस कोशिका का सह संवर्धन कर लेते हैं साहब, सॉरी, इस कोशिका का हम क्या लेते हैं? टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन विधि द्वारा या कोशिका सेल कल्चर करते हैं, यानी इस सेल को संवर्धन माध्यम में रखते हैं, और संवर्धन माध्यम में रख के भाई याद रखना क्या कर लेते हैं अपन? नया पौधा। अब तुम्हें पता है कि इस सेल द्वारा नया पौधा प्राप्त हुआ तो इस सेल के सामान्य जीनोम, इसका मतलब ये सामान्य जीनोम के कारण ये कोशिका जिस पादप से ली गई थी वही पादप पैदा होगा। उदाहरण के लिए हमने मूंग का पौधा लिया और उस मूंग के पौधे में हमने क्या किया था सब? इस वेक्टर को एंट्री कराई थी, ठीक है। तो पौधा तो मूंग का ही पैदा होगा क्योंकि उसमें इसका सामान्य जीनोम है, और इस सामान्य जीनोम में उसके जो लक्षण है, इसका मतलब आने वाले अगली पीढ़ी में भी तो वही लक्षण प्रकट होंगे। लेकिन इसके साथ हमने वांछित डीएनए भी जोड़ दिया था, और वांछित डीएनए में नाइट्रोजन स्त्रीकरण की क्षमता थी या रोग प्रतिरोधी क्षमता थी। इसका मतलब इस सेल के द्वारा जो नया पौधा बना संवर्धन द्वारा, वो पौधा भी कैसा होगा? नाइट्रोजन स्त्रीकरण या फिर रोग प्रतिरोधी क्षमता युक्त होगा। ठीक है ना। चलो अब हम आगे बात करते हैं साहब कि कोई भी एग्रोबैक्टीरियम द्वारा पादपों में जीन स्थानांतरण आखिर होता कैसे है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक हल्की सिंपल सा डायग्राम, और डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो देखो अगली अपनी जो बात है वो क्या है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? एग्रो बैक्टीरियम द्वारा जीन स्थानांतरण। सारी प्रोसीजर सेम सी है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे लोगे तो आराम से कर सकते हो। ठीक है। अब देखो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन स्थानांतरण करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास क्या होना चाहिए? ठीक है। और ये क्या है भाई? टीआई प्लाज्मिड। ठीक है। इधर दूसरी चीज हमारे पास अब क्या होना चाहिए? ये हमारे पास क्या है? वांछित डीएनए खंड। अब सुनिए, हम इस वांछित डीएनए खंड को या वांछित जीन को कहाँ, इसमें देखो अब अपन बात करें, ये वाला जो एरिया है ना, माना कि ये कौन सा था? टीआई क्षेत्र बोल सकते हो, ठीक है, या टीआई जीन वाला एरिया था। अब हम क्या करेंगे साहब, इसमें किसके द्वारा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा कट लगा दिया। ठीक है। सुनो, हमने क्या किया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा कट लगाया।
ठीक है। और कट लगाने के बाद ये हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू वांछित डीएनए, अब ये वांछित डीएनए कैसा भी हो सकता है साहब, इसमें ये रोग प्रतिरोधकता युक्त भी हो सकता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकारी भी हो सकता है, ये कीट प्रतिरोधकता भी, यानी कोई भी लक्षण इसमें हो सकता है, वो हमने वांछित डीएनए खंड के रूप में ले लिया। और इस वांछित डीएनए खंड को हम क्या करते हैं साहब, डीएनए लाइगेज की सहायता से हमने क्या किया, इस वांछित डीएनए खंड को किसमें, देखो एक चीज ध्यान रखना, इस डायग्राम को ढंग से देखोगे ना तो सारी चीज समझ में आ जाएगी मैं क्या कर रहा हूं, उस पर ध्यान रखना है। हमने टीआई प्लाज्मिड ले लिया और किसी भी सोर्स से वांछित डीएनए खंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा कट करके हमने क्या किया था, ये देखो नॉर्मल सी बात है, मान लो हमारे पास ये कोई कोशिका थी और इस कोशिका में क्या था, ये वांछित डीएनए खंड पाया जा रहा था, तो हम इसमें भी क्या करेंगे कि कोशिकीय अपघटनकारी एंजाइम द्वारा इस कोशिका का पहले अपघटन करते हैं और अपघटन करके सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं साहब, डीएनए प्राप्त करते हैं। और इस डीएनए को किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा इसके छोटे छोटे खंड प्राप्त कर लेते हैं, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, वांछित खंड। इधर टीआई प्लाज्मिड को भी हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा कट लगाया, कट लगाने के बाद हमने क्या किया कि कट लगाए गए स्थान पर डीएनए लाइगेज की सहायता से हमने क्या किया साहब, इस वांछित डीएनए खंड को यहां पर, अब ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, देखो ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है ना भाई। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब दो डीएनए थे उनको जोड़कर हमने, अब सुनो इस डीएनए को हम सीधे किसमें, एग्रोबैक्टीरियम सेल में क्या कर देंगे, स्थानांतरित कर देते हैं। अब सुनो, माना ये हमारी एग्रोबैक्टीरियम सेल है और इस एग्रोबैक्टीरियम सेल में हमने क्या किया, इसको स्थानांतरित कर दिया, ये लो, ठीक है। अब सुनो, ये हमने स्थानांतरित कर दिया, इसको स्थानांतरण करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो बैक्टीरियल सेल है, ये क्या है साहब, हमारी बैक्टीरियल सेल दिखाई दे रही है ना, ठीक है, बैक्टीरियल सेल हो गई। अब इस बैक्टीरियल सेल को हम कहां ले जाएंगे, कल्चर मीडियम, मतलब संवर्धन माध्यम में रख देते हैं। माना कि हमारे पास ये कोई संवर्धन माध्यम था, इसके अंदर हमने ये सेल क्या की, डाल दी, इसमें पोषक माध्यम भरा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब तुम्हें पता है कि जब इस कोशिका को लगातार संवर्धन माध्यम प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है, तो इसमें अंदर या तो देखो इसमें दो सिचुएशन होती हैं भाई, एक चीज़ ध्यान रखना कि या तो ये सेल विभाजन करेगी लगातार, और लगातार जब ये सेल विभाजन करेगी तो तुम्हें पता है प्रत्येक सेल के अंदर क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, तो प्रत्येक सेल में। या फिर कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ मिलाते हैं पोषक माध्यम में कि ये सेल तो डिवीजन ना करे लेकिन इस सेल का आनुवांशिक पदार्थ क्या करे, लगातार विभाजन करे। तो देखो अब ये जब लगातार विभाजन करेगा तो कोशिका विभाजन नहीं कर रही, ये विभाजन करता है, तो ऐसी सिचुएशन में देखो ध्यान रखना, ये अपने पास क्या हुआ साहब, ये हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसको, यानी ये जो बैक्टीरिया इसमें रेप्लिकेशन हो गया, अब हम इसको आक्रमण या अटैक करवाते हैं साहब, किस पर, देखो इसको हम क्या करेंगे, सॉरी अपन इसमें ही रख लेते हैं, यानी हमने ये बैक्टीरिया लिया, अब इस बैक्टीरिया के साथ ही हम क्या करते हैं कि कुछ ये क्या है, कोई पादप और उस पादप के
सेल। प्लांट सेल किस रूप में लेते हैं हम? पादप की कोई भी पत्ती वगैरह लेते हैं, लीव्स, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। और अब देखो क्या होगा, क्या ये जो बैक्टीरिया संवर्धन माध्यम में था, इधर संवर्धन माध्यम में क्या रखी हुई हैं? प्लांट सेल्स हैं। अब ये बैक्टीरिया सीधा इस पर अटैक करेगा, सीधा इन पर क्या करेगा साहब? अटैक करेगा। जब इन पर सीधा अटैक करेगा तो ध्यान रखना ये क्या करेगा कि अपने टीडीएनए को किस में स्थानांतरित कराएगा? इसमें। ठीक है, मान लो हम ये मान लेते हैं उसने क्या किया, अपना टीडीएनए इसमें स्थानांतरित करा दिया। अब देखो टीडीएनए स्थानांतरित हो गया तो टीडीएनए के साथ हम क्लियर कर सकते हैं साहब, हमने टीआई क्षेत्र या टीआई जीन को तो काट ही दिया था। हमने टीआई क्षेत्र की जगह पर क्या लगा दिया था? वांछित डीएनए खंड लगा दिया था। तो अगर टीआई क्षेत्र होता जब तो ये इसमें बीमारी पैदा करता, कौन सी? क्राउन गॉल। लेकिन यहाँ हमने वांछित डीएनए खंड जोड़ा है, इसलिए ध्यान रखना। अब ये टीडीएनए है ना, इसमें तो निवेशी निष्क्रियता पैदा हो गई, तो ये तो अपने लक्षण या कुछ प्रकट करेगा नहीं। अब हमारे पास मान लो ये सेल हो गई, अब इस सेल में कौन सा? वांछित डीएनए प्रवेश कर गया। अब देखो ये जो सेल में वांछित डीएनए है वो क्या करेगा? इस पादप कोशिका के न्यूक्लियस में एंट्री कर जाएगा भाई। अब न्यूक्लियस में एंट्री कर जाएगा तो देखो हम बात बाहर कर लेते हैं। माना कि ये प्लांट सेल थी हमारे पास, ठीक है ना, और इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस और इसका ये क्या है? नॉर्मल डीएनए है। अब नॉर्मल डीएनए है, इधर हमने यहाँ पर एंट्री कराई थी तो ये डीएनए क्या था साहब? वांछित डीएनए, जो किसके साथ आया था? टीआई प्लाज्मिड के टीडीएनए के साथ। ये इसमें क्या करेगा? एंट्री करेगा और किसके साथ समाकलित हो गया? इस प्लांट सेल के साथ। ठीक है, अब इस प्लांट सेल के साथ ये भी समाकलित हो गया, यानी ये जो वांछित डीएनए हम यहीं से लेके आ रहे हैं, देख लो, ये इसके साथ क्या हो गया साहब? समाकलित हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इसका मतलब ये जो प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल क्या हो गई? रूपांतरित हो गई। ये प्लांट सेल क्या हो गई साहब? रूपांतरित पादप कोशिका। आप कहोगे साहब रूपांतरित पादप कोशिका का मतलब क्या हुआ? क्योंकि इस पादप कोशिका में इसके सामान्य डीएनए के साथ साथ इसमें हमने वांछित डीएनए को भी प्रवेश करा दिया। ठीक है, अब याद रखना इस रूपांतरित पादप कोशिका को हम क्या करेंगे? संवर्धन माध्यम में। देखो हमने क्या किया साहब? इसको रूपांतरित पादप कोशिका को संवर्धन माध्यम में रखा। और संवर्धन, अब अनेक रूपांतरित पादप कोशिका हो सकती हैं ये। चलो अब इसको यहाँ से हटा लो, डायरेक्ट इसको रूपांतरित पादप सेल ही बना लेते हैं। माना कि ये सेल हो गई, माना कि ये सेल हो गई, माना कि ये सेल हो गई, और इनमें क्या भर दिया हमने? संवर्धन माध्यम। अब तुम्हें पता है हम क्या करेंगे साहब? सेल संवर्धन कर रहे हैं, कोशिका संवर्धन कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? प्रत्येक कोशिका में वांछित डीएनए है ही, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब प्रत्येक कोशिका में क्या था? नॉर्मल डीएनए के साथ वांछित डीएनए भी था। अब इनको जब पर्याप्त मात्रा में संवर्धन माध्यम मिलता है, इस संवर्धन माध्यम में हम प्रत्येक पोषक पदार्थ मिलाते हैं, उसके साथ ही इसमें हम प्ररोह प्रेरित करने वाले, ठीक है ना, और मूल प्रेरित करने। अब तुम्हें पता है प्ररोह और मूल के परिवर्धन को या विकास को प्रेरित करने के लिए हम ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन हार्मोन्स, पादप नियामक हार्मोन होते हैं, उनको इसमें मिलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में याद रखना इन प्रत्येक पादप सेल से क्या होगा? प्ररोह तथा मूल का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। ये लो, अब तुम्हें पता है कि ये जो पादप थे रूपांतरित पादप कोशिका से विकसित हुए हैं। इसका मतलब उस पादप कोशिका में जो वांछित यानी सामान्य लक्षण तो प्रकट होंगे ही होंगे, क्योंकि उसका सामान्य जीनोम तो था ही, लेकिन उस जीनोम के साथ हमने क्या किया? वांछित डीएनए, हम जो लक्षण विकसित करना चाहते थे वो डीएनए भी जोड़ दिया। दिखाई दे रहा है? इसका मतलब मान लो वो रोग प्रतिरोधकता युक्त डीएनए था, तो ये सभी पादप रोग प्रतिरोधी होंगे।
नाइट्रोजन स्त्रीकारक था तो सारे पादप नाइट्रोजन स्त्रीकारी होंगे, और कीट प्रतिरोधी था तो सारे पादप क्या होंगे, कीट प्रतिरोधी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टीआई प्लाज्मिड के उपयोग द्वारा या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा जीन का स्थानांतरण करके हम क्या कर सकते हैं, नए पादप विकसित कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसका और उपयोग क्या क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।